अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ही है। इससे पहले हमने 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आज हम 14 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑल डेट्स विच आर पेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। तमाम कर्जे जिनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अदा करना हो उन्हें क्या कहते हैं। शॉर्ट पीरियड से मुराद एक साल के अंदर अंदर हमने उनको पे करना होता है। इंटरनल लायबिलिटीज़ नहीं, इंटरनल लायबिलिटीज़ से भी उसका ताल्लुक़ नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से भी नहीं है, तो एक साल के बाद पे की जाती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ये आपका आंसर है जो एक साल के अंदर जो पीरियड होता है उसमें क्लियर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सपेंसिव ड्यू, जो एक्सपेंसिव ड्यू हो गए बट नॉट पेड, लेकिन पे नहीं किए गए। एंड इनकम रिसीव बट नॉट अर्न आर नॉन एज। दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो एक्सपेंसिव तो पेड कर दिए गए, पेड कर दिए गए, एक तो एक्सपेंसिव जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेड नहीं किए गए, कि जो पेड नहीं किए गए एक्सपेंसिव वो एक्रूड हो गए यानी पेबिल हो गए, लायबिलिटीज़ हो गई है। इनकम जो रिसीव हो चुकी है आपकी बट नॉट अर्न आर नॉन एज, दोनों लायबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इनमें देखते हैं कौन सा आंसर। असेट्स नहीं है, इनकम नहीं है, लायबिलिटीज़ हैं दोनों। ये आंसर आपका सी सही है, लायबिलिटीज़, क्योंकि एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन उसको पे नहीं करे तो वो लायबिलिटीज़ बन गई। इसी तरह आगे इनकम वसूल हुई है लेकिन अभी आपने कमाई नहीं है, अभी काम नहीं किया कस्टमरों का, तो जब तक वो लायबिलिटीज़ है, आंसर आपका सी लायबिलिटीज़ है। 16 स्टॉक इन ट्रेड इज, स्टॉक इन ट्रेड का माने जो है मर्चेंडाइज, या वो भी होते हैं गुड्स को भी बोलते हैं जिसको हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं। आगे इसका मकसद करंट लायबिलिटीज नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड करंट लायबिलिटी नहीं है, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट भी नहीं है, करंट एसेट्स होता है। ये स्टॉक इन ट्रेड कौन सा होता है? करंट एसेट्स होता है, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी करंट एसेट्स होता है। ये आंसर सही है डी। क्वेश्चन नंबर 17 करंट लायबिलिटीज़ आर सच ऑब्लिगेशन। करंट लायबिलिटीज ऐसी ऑब्लिगेशन यानी ऐसी जिम्मेदारी होती हैं विच आर टू बी पेड, जो पेड करनी होती हैं, यानी विद इन अ ईयर के अंदर पे की जाती हैं। करंट लायबिलिटीज़ एक साल के अंदर अंदर, शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर, विद इन 1 ईयर। ये आंसर करेक्ट है पहला। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ होती है जो एक साल के अंदर अंदर पे की जाए। आपका आंसर नंबर ए करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, विद इन 2 ईयर्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात होती है। विद इन 3 ईयर्स ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की, विद इन 4 ईयर्स सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के दिए हैं। आंसर 17 का आंसर ए, विद इन 1 ईयर, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ड्राइंग। ड्राइंग को सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, नहीं ये अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट बता रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है इन्वेस्टमेंट। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए जो निकाला जाता है वो जो है ड्राइंग नहीं होती है दफ्तरी मामलात के लिए बैंक से। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये भी जो है कैश को जो है कंपनी के कैश को बैंक में जमा कराया जाता है, ये भी ड्राइंग नहीं होती है। कैश एंड कमोडिटीज़ टेकन बाय ओनर पर्सनल यूज, जो माल कैश की शक्ल में जो कैश निकाला है मालिक ने, और जो सामान निकाला है कारोबार से अपने ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाला है, लिहाजा ये डी आंसर जो है करेक्ट आंसर है 18 का। यही बेस्ट डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है ड्राइंग को। कैश एंड कमोडिटीज टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। इनमें से जो 4 दिए गए हैं कौन सा एक्सपेंस नहीं है? सैलरीज एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस ये नहीं है, ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है या सेट्स होता है, लिहाजा एक्सपेंस नहीं होता। अभी आपका एडवांस पड़ा हुआ है, आपका यूज़ नहीं हुआ, ये आपका आंसर करेक्ट है, ये एक्सपेंस नहीं है। बाकी ये भी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस भी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी है। आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी करेक्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम अकाउंट। इनमें से 4 में से कौन सा इनकम अकाउंट नहीं है? कमीशन इनकम, ये इनकम अकाउंट है। रेंट इनकम, ये भी इनकम अकाउंट है। सेल इनकम, सेल्स, ये भी इनकम अकाउंट है। अनअर्न्ड कमीशन इनकम, ये आपका लायबिलिटी अकाउंट है, इनकम नहीं है। ये आएगा डी आंसर, 20 का डी आंसर जो है करेक्ट है। अनअर्न्ड कमीशन इनकम यानी आपकी जो कमीशन इनकम है जो आपको वसूल हुई है, अभी आपने कमाई नहीं, यानी अभी आपने काम ही नहीं करा, तो इसलिए जब जितना भी पैसा आपको मिल गया तो वो लायबिलिटी से होगी इनकम।
इन अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इस्तेलाह में परचेजेज मीन, परचेजेज से क्या मुराद है, अकाउंटिंग इस्तेलाह में परचेज मुराद है वो सामान जो रीसेल के लिए इन्हें बेचने की नीयत से ख़रीदा है, कारोबार में पहले ख़रीद के लाए हैं फिर उसको रीसेल करेंगे, उसमें आपका प्रॉफिट होता है। ऐसा सामान या ऐसी मर्चेंडाइज या ऐसा गुड्स जो कारोबार में बेचने की नीयत से की जाए। अब देखते हैं इसमें आंसर में। ऑल आइटम परचेज ऑन क्रेडिट, जितने भी आइटम क्रेडिट परचेज किया है नहीं, इससे भी गर्ज नहीं है मीनिंग्स। गुड्स परचेज ऑन कैश ओनली, इससे भी हमारा आंसर नहीं है। गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ये हमारा जो है आंसर सी सही है, क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो रीसेल के लिए इस मकसद के लिए ख़रीदे हैं। कारोबार में जो मर्चेंडाइज खरीदी जाती है, जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो दोबारा सेल किया जाता है, उससे प्रॉफिट कमाया जाता है। ये आंसर आपका सही है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ओनली, ये सब आंसर नहीं है आपका, सिर्फ आंसर सी करेक्ट है 21 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट अकाउंट, इन चारों में से कौन सा अकाउंट एसेट नहीं है। कैश भी एसेट अकाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट अकाउंट है, प्राइस बॉन्ड्स भी आपका एसेट अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये आपका एसेट अकाउंट नहीं, ये लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है। तो लिहाजा आपका सी आंसर करेक्ट है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला बयान है अलाउंस फॉर बैड डेट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, गलत है। बिल्डिंग इज आ करंट एसेट, ये भी गलत है। गुड्स परचेज फॉर बिजनेस यूज आर कॉल्ड परचेजेस, ये भी रॉन्ग है। अनअर्न्ड इनकम इज़ अ लाइबिलिटी, ये करेक्ट है। जितनी भी अनअर्न्ड इनकम होती है वो सब लाइबिलिटीज होती हैं, वो आपने अभी कमाई नहीं होती हैं। लिहाजा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रांजेक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर, ट्रांजेक्शन उस सूरत में मुमकिन है जब ये 1 2 3 4 में बता रहे हैं। एटलीस्ट वन पार्टी, कम से कम एक पार्टी हो, नहीं इसमें ट्रांजेक्शन एक पार्टी से नहीं होती, कम से कम 2 पार्टी हैं। एटलीस्ट 2 पार्टीज, ये सही है आपका, बी जो है करेक्ट है। मैक्सिमम 2 पार्टीज, नहीं ये भी गलत है। मैक्सिमम नहीं, कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टीज होने चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी होने चाहिए। नॉट मोर देन 3 पार्टीज, नहीं ये भी गलत है, जितनी भी ज़्यादा पार्टी हो सकती है मोर देन में कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्टीज़ का होना जरूरी है ट्रांजेक्शन। लिहाजा आपका बी जो है एटलीस्ट 2 पार्टीज़, ये करेक्ट है 24 का। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को लंबा नहीं करते, आज के मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारे लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरे भी समझ सकें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते हैं ताकि आप अपना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अकाउंटिंग की महारत अच्छी करें, यानी स्किल हासिल करें और अच्छे से अच्छे नंबर लें एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।